प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 10वीं विज्ञान के ताप और ऊर्जा नामक पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसके पहले वाली टॉपिक में हम लोग ताप के बारे में और थर्मामीटर के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो वो वीडियो जाके देख लें, ताकि ये टॉपिक आपके लिए एकदम से आसान हो जाए। तो आज का इस टॉपिक में हम बात करेंगे उष्मा की। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ताप के बारे में अच्छे से समझा था कि किसी वस्तु का वह गुण जो कि हमें अनुभव कराता है, आभास कराता है कि वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडा है, वह उसका क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। अब इसमें हम बात करेंगे उष्मा की। तो उष्मा देखिए किसी वस्तु का गुण नहीं है। उष्मा ना तो कोई पदार्थ है और ना ही किसी वस्तु का गुण है। तो उष्मा है क्या? उष्मा देखिए आपका क्या है कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा ताप की उत्पत्ति होती है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने जो जल का एग्जांपल लिया था कि जल को अगर हम गर्म करते हैं तो वह जल गर्म हो जाता है और उसके गर्मपन का हम अनुभव करना ताप कहलाता है। तो वह ताप आया कहां से? जब जल गर्म कैसे हुआ? क्योंकि उसको हम ऊर्जा दिए तब वह क्या हुआ? गर्म हुआ। वही ऊर्जा क्या कहलाती है? आपकी उष्मा कहलाती है। तो उष्मा ना तो कोई वस्तु है और ना ही किसी वस्तु का गुण है। यह क्या है कि इसके कारण ताप की उत्पत्ति होती है और यह एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। कि यहां जो भी परिभाषाएं बताई जाएंगी आपको वीडियो के नीचे स्लाइड में दे दिया जाएगा या अगली आने वाली स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। तो उष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो ताप का कारण बनती है, ताप को उत्पन्न करने का कारण बनती है। तो उष्मा की परिभाषा है आपका कि उष्मा एक वह ऊर्जा है जो कि ताप को उत्पन्न करती है या ताप के तापांतर का कारण बनती है। वह क्या कहलाती है? आपका उष्मा कहलाती है। अब देखिए उष्मा ये बात आई कैसे? सबसे पहले एक कैलोरी नामक वैज्ञानिक था। उन्होंने देखा कि जब हम बंदूक बनाते हैं तो उसके नली में जब छेद करते हैं तो वह नली गर्म हो जाती है, अपने आप गर्म हो जाती है। तो वह गर्म कैसे हुई? तो उन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया, एक परीक्षण किए उन्होंने और यह बताया कि जब नली में छेद की जाती है, अश्वशक्ति से जब उसको हम जो छेद करने वाला होता है उसको जब घुमाया जाता है तो उसके घुमाने से कुछ ऐसा रिसाव होता है जिसके कारण नली गर्म हो जाती है। तो ये बात इनकी ये बात जो वैज्ञानिक आइंस्टीन थे उनको ये बात बिल्कुल भी नहीं जमी। तो उन्होंने अपना प्रयोग किया कि देखा कि उसको घुमाने से ही नहीं बल्कि ऐसे भी आपकी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। जैसे अगर हम हथेलियों को रगड़ते हैं तो आपस में एक दूसरे में क्या होता है? घर्षण होता है। तो घर्षण के कारण भी हथेलियां हमारी गर्म हो जाती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसको हम अश्वशक्ति दें, उसमें रिसाव होगा तभी होगा। तो ये बात कैलोरी की आइंस्टीन को बिल्कुल भी नहीं जमी। तो इन्होंने अपने प्रयोगों में यह बताया कि उष्मा वह ऊर्जा होती है जिसे हम जो कहां से प्राप्त होती है? घर्षण से प्राप्त होती है। जब बंदूक की नलियों में छेद किया जाता है तो उसको जब अश्वशक्ति से घुमाया जाता है तो दो पृष्ठों के मध्य क्या होता है? घर्षण होता है, जिससे क्या उत्पन्न होती है? देखिए जो घुमाया जाता है तो गतिज ऊर्जा होती है। हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो जो वह गतिज ऊर्जा है जो घूम रही है वह घर्षण कर रही है, उसके पृष्ठ पर क्या कर रही है? घर्षण कर रही है। उस घर्षण के कारण वह क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। और उसका गर्म होना, उसका उष्मा कहां से आई? उस जो घूम छेद करने वाला है उसके गतिज ऊर्जा से वह उष्मा आई और वह ऊर्जा आई और वह ऊर्जा क्या कहलाती है? उष्मा कहलाती है। तो ये उष्मा का थोड़ा बहुत चर्चा हुई। दूसरी चीज कि अगर मान लेते हैं कि कोई आपके पास दो वस्तु है, एक का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। उष्मा का संचरण, उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, यानी कि जिधर ऊंचा ताप होगा, जिधर ज्यादा ताप होगा, ज्यादा ताप से कम ताप की ओर उष्मा का संचरण होता है, उष्मा का प्रवाह होता है। देखिए उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसको उष्मा संचरण को
चरण को। तो उष्मा संचरण नाम से ही स्पष्ट है, उष्मा का चलना क्या कहलाता है? उष्मा संचरण। यानी उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? उष्मा का संचरण कहलाता है। तो उष्मा का संचरण देखिए 3 विधियों से होता है, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, परीक्षा में हर बार लगभग पूछता है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। इसकी 3 विधियां हैं। सबसे पहली बात कि उष्मा संचरण किसे कहते हैं? तो उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? उष्मा संचरण कहलाता है। उष्मा संचरण 3 विधियों द्वारा संपन्न होता है, जिसका पहला विधि है चालन। यहां पे देखिए आपको समझाया जाएगा, इसका जो भी नोट्स होगा वह आपको स्लाइड में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो देखिए चालन क्या है। जैसे आपने कभी देखा है कि अगर आपके पास एक क्षण है, अगर हम इसको यहां से ताप दे दें, यहां से अगर इसको ताप दे दें और इसको गर्म करें, एक क्षण है लोहे की आपकी, और इसको गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे करके इसका ये वाला भी हिस्सा गर्म हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए क्या है कि इसमें छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के ये क्षण बना हुआ है। जब इसको हम गर्म करते हैं, इसके एक हिस्से को गर्म करते हैं, तो इस जहां पे ताप दिया जा रहा है उसमें जितने भी अणु होते हैं, जितने भी छोटे छोटे अणु होते हैं, अपने अंदर ऊर्जा को रखते हैं, अपने अंदर ऊर्जा को संचित करते हैं। अब इसमें जितने भी छोटे छोटे अणु हैं, इसके अंतर्गत वह अपने अंदर ऊर्जा को संचित करते हैं। ऊर्जा का कुछ भाग संचित करने के बाद अपने जस्ट बाद वाले अणुओं को, सब एक दूसरे से आपस में सटे होते हैं, तो ऊर्जा का कुछ मात्रा अपने अंदर संचित करने के बाद आगे वाले अणुओं को शेष ऊष्मा की मात्रा दे देते हैं, शेष ऊष्मा को दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार वो वाला भी अणु करता है, ठीक उसी प्रकार अगला अणु करता है कि ऊष्मा के कुछ भाग को, ऊर्जा के कुछ भाग को अपने अंदर रख लेता है और शेष भाग अपने आगे वाले को ट्रांसफर कर देता है। यानी कि जैसे अपना पेट भर गया तो वह दूसरे को दे देता है, अपना पेट भर गया खाना दूसरे को दे दिया, अपना पेट भरा आगे बढ़ा दिया, अपना पेट भरा आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है और धीरे धीरे करके क्षण आपकी गर्म हो जाती है। तो यह विधि क्या कहलाती है? उष्मा संचरण की। भाई उष्मा यहां से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, तो उष्मा संचरण की यह विधि क्या कहलाती है? आपकी चालन कहलाती है। तो उष्मा संचरण की, या आपसे बोलेगा कि चालन को परिभाषित कीजिए, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे कि उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें उस पदार्थ के अणु अपना स्थान परिवर्तित किए बिना ऊर्जा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कराते हैं। यहां ऊर्जा का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा यहां दी जा रही है और ऊर्जा धीरे धीरे चल के आगे बढ़ रही है और अणु इसके जहां हैं वहीं व्यवस्थित हैं। तो उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान परिवर्तित किए बिना ऊर्जा का प्रवाह कराते हैं, ऊर्जा का संचरण कराते हैं, तो उष्मा संचरण की वह विधि क्या कहलाती है? चालन कहलाती है। नंबर 2 आता है आपका संवहन। नंबर 2 आपका आता है संवहन। तो संवहन किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम जल को गर्म करते हैं, एक बीकर में अगर हम जल ले लें, एक बर्तन में जल ले लें और इस जल को हम क्या करते हैं, अगर गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि पहले धीरे धीरे जब ये जल गर्म होना शुरू करता है तो खौलने से पहले होता यह है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रैक्टिकली घर में जाकर के देख सकते हैं कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो खौलने के पहले जल में कुछ बुलबुले टाइप के उठते हैं, यानी कि नीचे का जल होता है जो ऊपर चलता जाता है और ऊपर का जल नीचे चलता जाता है, यानी अणु आपस में घूमने लगते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जब यहां पे इसको ताप दिया जाता है तो यहां पे जितने अणु हैं जल के वह क्या हो गए? गर्म हो गए। ये अणु जब जल के गर्म होते हैं तो यह गर्म होने के पश्चात अपना स्थान छोड़ देते हैं और ये धीरे धीरे कहां चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। और ये जब अणु ऊपर गए तो यहाँ पे जो इसके नीचे अणु हुए, ये इसके जो जस्ट ऊपर अणु थे वह कहाँ आ गए? नीचे। जब वो गर्म हुए तो वह ऊपर चला गया। मतलब यही क्रम इसमें चलता रहता है कि जब इसको ताप दिया जाता है, जब इसको ऊर्जा दिया जाता है, तो इसके अंदर, जल के अंदर जो अणु उपस्थित होते हैं वह उष्मा की मात्रा को अपने अंदर ग्रहण करके, अपने अंदर संचित करके, अपना स्थान छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं और उनका स्थान नीचे, उसके ऊपर वाला अणु ले लेता है और यही क्रम बार बार चलता रहता है। इसमें भी क्या हो रहा है? ऊर्जा लिया,
ऊपर चला गया, ऊर्जा लिया, ऊपर चला गया, ऊर्जा लिया, ऊपर चला गया, ऊपर वाला आया, ऊर्जा लिया, फिर चला गया। तो इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा का संचरण हो रहा है, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। तो यह भी क्या हो रहा है, उष्मा का संचरण हो रहा है। और इस विधि को, किस विधि को, कि जिसमें ऊर्जा कोई भी कण ऊर्जा लेता है और अपना स्थान छोड़ करके चला जाता है, तो उष्मा संचरण की वह विधि आपकी क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है। फिर से एक बार, कि जब कभी किसी हम वस्तु को ताप देते हैं तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उसके जो अणु हैं, उष्मा को अपने अंदर अवशोषित करके अपना स्थान छोड़कर दूसरे जगह पे चले जाते हैं। उष्मा संचरण की यह, और यही क्रम बार बार चलता रहता है। उष्मा संचरण की यह विधि क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है। अगला आपका होता है विकिरण। अगला आपका है विकिरण। जैसे अब देखे होंगे कि ठंडी के दिन में यहाँ आग जलती रहती है, और यहाँ से कोई व्यक्ति अपना हाथ ऐसे सामने करके आग को क्या करता है, तापता है। जैसे ठंडी के दिनों में गांव देहात में आप लोग देखते होंगे कि आग जला करके उसके चारों ओर आदमी लोग बैठ जाते हैं और उसको क्या करते हैं, तापते हैं। तो यहां से आग जो तापते हैं, तो ना तो यहां पे आग का संबंध हाथ से है, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। यहां पे क्या था कि बीच में बर्तन था, बर्तन गर्म होने पर यह गर्म होते थे इसके अणु। यहां क्या था, इसके एक सिरे को गर्म होने पर इसमें आग का एक दूसरे से संपर्क था, सटा हुआ था, इसमें भी सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के बीच में कोई भी संबंध, कोई भी माध्यम नहीं होता है। इसका माध्यम क्या था, बर्तन था, इसका माध्यम क्या था, क्षण के अणु डायरेक्ट उष्मा ले रहे थे। यहाँ पे क्या है कि आग और हाथ के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, खाली है, यानी ऊर्जा अपने आप आ जा रही है। इसमें ऊर्जा बिना किसी माध्यम के, जिसमें ऊर्जा बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली आए, वह क्या कहलाता है, उष्मा संचरण की वह विधि क्या कहलाती है, विकिरण कहलाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचना क्या है, विकिरण है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है, तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में क्या कोई पाइप वगैरह लगा है, कोई माध्यम लगा हुआ है। जैसे जल को अगर एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है तो हमें पाइप लगाना होगा, यानी एक माध्यम चाहिए, तब जाके जल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। लेकिन सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, इसलिए वह क्या कहलाएगा, विकिरण। तो जिसमें ऊर्जा संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता न हो, वह क्या कहलाता है, विकिरण। एक मस्त एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपके क्लास में आपके टीचर ने जो पीछे बच्चा बैठा है उसका कॉपी मांगा चेक करने के लिए। कॉपी चेक किया तो उसके पास 3 ऑप्शन हो सकता है कॉपी को देने के लिए। पहला ऑप्शन क्या है कि वह सामने वाले बच्चे को दे देगा, कॉपी पकड़ा देगा कि लो कॉपी, और पीछे वाले बच्चे को दे दिए, और सामने वाला बच्चा अपने से पीछे वाले को दिया, और उसके पीछे वाला उसके पीछे को दिया, उसके पीछे वाला उसके पीछे को दिया, ऐसे करके कॉपी पहुंच जाती है। तो वह विधि क्या कहलाती है, चालन। यह ऊर्जा इसको दिया, यह ऊर्जा इसको दिया, यह ऊर्जा इसको दिया, यह ऊर्जा इसको दिया, ऐसे करके ऊर्जा इस छोर तक पहुंच गई। ठीक उसी प्रकार जैसे कॉपी सामने वाले को दिया, सामने वाला उसको दिया, फिर उसको दिया, फिर उसको दिया, फिर लास्ट में जिसको मिलना था उसके पास पहुंच गया, तो वह विधि क्या कहलाती है, चालन कहलाती है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि टीचर चुपचाप बैठा रहे और बच्चे को बोले कि कॉपी लो, आओ और ले जाओ। तो बच्चा वहां से आएगा, कॉपी टीचर के हाथ से लेगा और फिर अपने जगह पे जाके बैठ जाएगा। यहाँ पे बच्चा जो है, यहाँ से ऊर्जा लिया ये बच्चा और फिर जाकर के अपने जगह पर ऊपर बैठ गया। यहाँ से फिर आया और ऊर्जा लिया, फिर जाकर के बैठ गया। तो इस तरह से यह क्या कहलाएगा, संवहन। तीसरा तरीका उसके पास, टीचर के पास क्या हो सकता है कि टीचर क्या करे कि बच्चे को बोले कि लो कॉपी, और यहाँ से उठाया फेंक दिया। तो यानी कि इसके लिए किसी भी माध्यम की, किसी भी स्टूडेंट की जरूरत नहीं पड़ी। जिसके पास जानी थी कॉपी उसके पास चली गई, वह आराम से कैच कर लिया और कॉपी अपने पास रख लिया। तो ये आपकी कहलाएगी क्या, विकिरण कहलाएगी। हमें उम्मीद है कि चालन, संवहन और विकिरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव क्या क्या होता है, उष्मा क्या प्रभाव डालती है, क्या इफेक्ट डालता है, उष्मा, विशिष्ट उष्मा और उष्माधारिता। ये छोटी छोटी 2 परिभाषाएं हैं, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, फिर आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखिए हम पढ़ेंगे उष्मा के प्रभाव, यानी उष्मा अपना क्या क्या प्रभाव दिखाती है, इस चीज को हम पढ़ेंगे। जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक होगा ताप में वृद्धि।
ताप में वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उष्मा पर। उष्मा को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज मैंने बताना भूल गया था, उष्मा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? Q से प्रदर्शित किया जाता है। और उष्मा का मात्रक क्या है? जूल। कार्य का मात्रक जो है वही उष्मा का मात्रक है, क्योंकि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक आपका क्या होता है? और उष्मा का मात्रक आपका होता है कैलोरी। उष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। तो ये चीज आप लिख लेंगे। और तो ये उष्मा क्या क्या प्रभाव डालती है, हमारा जो इसका पहला टॉपिक है वह है ताप में वृद्धि। देखिए ताप में वृद्धि का उष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उष्मा किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए हम जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तब वह क्या होता है, उसको उस वस्तु को ऊर्जा मिलती है और वह वस्तु गर्म होती है। तो देखिए एक चीज कॉमन है कि जितना अधिक उसको गर्म किया जाएगा, जितना अधिक तापमान दिया जाएगा, उतना ही ज्यादा वस्तु गर्म होगी और उतना ही उष्मा का मान ज्यादा होगा। यानी तापांतर जितना बढ़ाया जाएगा, ताप में अंतर जितना बढ़ाया जाएगा उतना ही उष्मा का मान अधिक बढ़ेगा, क्योंकि जितना अधिक तापमान बढ़ाएंगे उतना ही वस्तु अधिक गर्म होगी और जितना ही वस्तु अधिक गर्म होगी उतना ही उष्मा का मान अधिक होगा। अगर इसके गणितीय भाषा में लिखा जाए तो इसका जो पहला है कि उष्मा पर तापांतर का प्रभाव, उष्मा का तापांतर पर प्रभाव। तो उष्मा का तापांतर पर प्रभाव क्या है कि उस तापांतर जितना बढ़ाया जाएगा उष्मा उतना ही बढ़ेगी, और गणितीय भाषा में इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती। तो जो Q है अनुक्रमानुपाती है किसके? डेल्टा T के। जो Q है अनुक्रमानुपाती है डेल्टा T के, जहां पे T क्या है? तापांतर। क्या है? ताप में अंतर। जैसे पहले 0 डिग्री था, 0 से 100 हुआ, 100 से 200 हुआ, तो वही आपका है तापांतर। और Q क्या है? उष्मा है। Q क्या है? उष्मा है। तो ताप को जितना बढ़ाया जाएगा उष्मा का मान उतना ही ज्यादा होगा, और इसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब यह हुआ कि इसको बढ़ाया जाएगा तो ये बढ़ेगा, अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो ये बढ़ेगा। तो ताप और उष्मा में कुछ इसी प्रकार का संबंध होता है कि जितना ही अधिक ताप दिया जाएगा उतना ही अधिक उष्मा बढ़ेगी, और जितना ही अधिक उष्मा होगी उतना ही ज्यादा ताप होना आवश्यक है। दूसरी चीज कि इसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान पर। तो द्रव्यमान का क्या प्रभाव पड़ता है? उष्मा का द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए अगर वस्तु आपकी इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी वस्तु को गर्म करने के लिए ज्यादा ताप देना पड़ेगा। अगर वस्तु आपकी इतनी सी है तो उसको गर्म करने के लिए आपको कम ताप देना पड़ेगा। यानी कि अगर वस्तु का द्रव्यमान Q जो है अनुक्रमानुपाती होता है किसके? वस्तु के द्रव्यमान से। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो उष्मा अधिक देनी पड़ेगी, अगर उष्मा कम है उष्मा अगर कम देनी पड़ेगी। अगर इसका द्रव्यमान अधिक है तो उष्मा अधिक देनी पड़ेगी, अगर द्रव्यमान कम है तो उष्मा कम देनी पड़ेगी। अनुक्रमानुपाती का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो ये बढ़ेगा, इसको घटाया जाएगा तो ये घटेगा। यानी सेम अनुपात में वृद्धि होती है। इसको समानुपात भी कहते हैं, समान अनुपात। Q समानुपाती है M के। इसको अगर हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। राइट हैंड साइड में Q है तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होता है? Q यहां भी है यहां भी है, तो Q को एक बार लिख लिए, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को एक बार लगा लिए। यहां क्या है? आपका M है, तो M इंटू डेल्टा का कितना है? ताप को ऐसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं तो कैपिटल T आप लोग दिखा लेंगे, तो M इंटू डेल्टा कितना हो जाएगा? T। M इंटू डेल T हो जाएगा। अब देखिए अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे? S से। तो अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो आपका नियतांक आता है S इंटू M डेल्टा T। M डेल्टा T, जहां पे S क्या है? S है आपकी विशिष्ट उष्मा, यस कही जाएगी विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट,
विशिष्ट उष्मा। अब हमें परिभाषित करना है इस विशिष्ट उष्मा को, एक प्यारा सा परिभाषा इसका आपको बना के बताएंगे, एकदम लॉजिकली आपको समझ में एकदम से आ जाएगा, और कभी भी परिभाषा में, विज्ञान की परिभाषा में कभी कुछ रटने की जरूरत आपको नहीं है, बस केवल इतना सा आपको याद करना है। तो देखिए परिभाषा हम बनाते कैसे हैं, ये आपकी है विशिष्ट उष्मा, ये आपका है द्रव्यमान, और ये आपका है तापमान। क्या है? तापमान है, और ये आपकी उष्मा है। हमें S की परिभाषा बनानी है, तो अगर S का मान निकालें तो बाकी सबको इधर भेजना होगा, इन दोनों को इधर भेजना होगा। ये दोनों S के साथ किस में है? गुणा में। तो जब Q के पास आएंगे तो गुणा में है, बराबर के इस साइड आएंगे तो भाग में हो जाएंगे m इंटू डेल्टा T। जब कभी भी परिभाषा बनाई जाती है विज्ञान में, तो ये जो नीचे जो रहते हैं उन सबको एक मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? एक मान लिया जाता है। तो यम बराबर हम मान लिए कितना? एक, और डेल्टा टी, स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी, डेल्टा टी बराबर कितना मान लिए? एक। एक क्यों माना जाता है? क्योंकि एक को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है एकांक। एक को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? एकांक। तो अगर कभी भी इसकी परिभाषा हमें बनानी हुई तो यहां से S बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे 1 गुणे 1। यम कितना है? 1 है, और T कितना है? 1 है। तो यहां से S बराबर कितना आ जाएगा? आपका Q आ जाएगा। तो S बराबर Q कब आया? जब आपका M का मान 1 था और डेल्टा T तापमान का मान कितना था? 1 था। अब 1 को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? एकांक। इसकी परिभाषा जब बनाएंगे तो ये आपकी है विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा, और ये आपकी है उष्मा। सीधा क्या है? उष्मा है। और M जो है आपका क्या था? द्रव्यमान था, और ये आपका क्या है? तापमान है। तो तापमान का मात्रक हमेशा क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी जब परिभाषा बनाएंगे हम तो m का मान कितना है? 1। m क्या है? द्रव्यमान। तो 1 को क्या कहते हैं? एकांक। तो एकांक द्रव्यमान की वस्तु का, भाई ये क्या है? कोई वस्तु है जिसको हम उष्मा दे रहे हैं, कोई वस्तु है जिसको उष्मा दे रहे हैं। वह कैसी वस्तु है? जिसका द्रव्यमान कितना है? 1, और 1 को क्या कहते हैं? एकांक। तो एकांक क्या है? द्रव्यमान है। तो एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु का क्या? तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए ऊपर में क्या है? उष्मा। जितना उष्मा देनी पड़ेगी वह क्या कहलाएगी? उसकी विशिष्ट उष्मा कहलाएगी। फिर से एक बार देखिए, इन दोनों को हमने 1 और 1 मान लिया। 1 को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? एकांक। तो एकांक क्या है? द्रव्यमान। एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु का तापमान एकांक डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए क्या देना होगा? हमें उष्मा देनी होगी। तो जितना उष्मा की मात्रा देने की आवश्यकता होगी, जितना उष्मा देनी पड़ेगी, वह उसकी क्या कहलाएगी? विशिष्ट उष्मा। क्योंकि वह उष्मा विशिष्ट उष्मा के बराबर है, और वह उष्मा विशिष्ट उष्मा के बराबर कब है? जब m का मान 1 और डेल्टा T का मान कितना है? 1 है। तो एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए जितना उष्मा देनी पड़ेगी वह उसकी क्या कहलाएगी? विशिष्ट उष्मा कहलाएगी। देखिए, एक तो आपकी होती है विशिष्ट उष्मा, एक होती है उष्माधारिता। उष्माधारिता को प्रायः कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इसमें छोटा सा ही अंतर है, इसमें एकांक द्रव्यमान है। एकांक द्रव्यमान की वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए जितना उष्मा की मात्रा देनी होगी वह उसकी क्या कहलाएगी? विशिष्ट उष्मा। उष्माधारिता नाम से ही स्पष्ट है। धारिता को मतलब धारण करने की क्षमता। कोई वस्तु अपने अंदर कितना उष्मा धारण कर सकती है, कितना उष्मा ले सकती है, वह उसकी क्या कहलाएगी? उष्माधारिता। वह उसकी क्या कहलाएगी? उष्माधारिता। अगर इसकी परिभाषा दूसरे लैंग्वेज में बनाना है, विज्ञान के लैंग्वेज में बनाना है, तो आप क्या बनाएंगे? एकांक जो द्रव्यमान है, एकांक को हटा देंगे और किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान के लिए तापमान अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने में जितना उष्मा की आवश्यकता होगी वह उसकी क्या कहलाएगी? उष्माधारिता। तो देखिए, उस विशिष्ट उष्मा और उष्माधारिता में बस छोटा सा अंतर है। इसमें एकांक द्रव्यमान है और इसमें संपूर्ण द्रव्यमान है। तो इस उष्माधारिता की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर दी गई उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है?
उष्माधारिता कहलाती है। और इसमें क्या है, इसका क्या है कि बस एकांक द्रव्यमान है, संपूर्ण, इसमें संपूर्ण द्रव्यमान और इसका एकांक द्रव्यमान। तो ये दोनों इसकी परिभाषाएं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा और उष्मा का प्रसार, उष्मा में प्रसार का प्रभाव आपका जो है उसको हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा पढ़ाया हो अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।